सो गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा सब्जेक्ट है जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। अभी आप बताइए कि आप लोग हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो? मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम ही है, और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो वो बताओ कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं। अवेलेबल नहीं है, एक दो लोग हैं, ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग जो भी कंटेंट लेके आएंगे वो फिर हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सब्जेक्ट है जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। जेंडर जस्टिस, इसका हिंदी क्या होता है? जेंडर माने लिंग और जस्टिस माने न्याय, मतलब लिंग के आधार पर न्याय। अभी हम क्या देखते हैं कि अभी ज्यादातर लॉ बने हुए हैं, वो कैसे बने हुए हैं? जेंडर स्पेसिफिक बने हुए हैं, जेंडर जस्टिस के बेस पर नहीं बने हुए हैं, जेंडर स्पेसिफिक बने हुए हैं। इसको मैंने आपको सिलेबस सेंड किया था, वो आप एक बार सिलेबस ओपन कर लीजिए। ये था आपका सिलेबस। फिर ये है हमारा सिलेबस, जो कि इसमें 5 यूनिट लिए हुए हैं। ये 5 यूनिट में पहला जो हमारा यूनिट है वो है वुमन इन प्री इंडिपेंडेंस इन इंडिया। मतलब कि जब भारत हमारा आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले जो हमारे महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, ये बात करता है हमारा यूनिट 1। ये जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस जो है, ये स्पेशली जो दे रखा है ये महिलाओं के लिए ही दे रखा है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे लॉ ऐसे बने हुए हैं या बहुत सारी कंडीशंस ऐसी पहले समाज में चलती थी जहां पर महिलाओं को क्या है, समानता का दर्जा नहीं दिया जाता था, उन्हें इक्वल नहीं माना जाता था। वहां पे क्या होता था, पुरुष प्रधान समाज माना जाता था। खैर आज भी ऐसा बहुत जगह पे होता है जहां पे महिलाओं को उस हिसाब से मतलब क्या कहते हैं ना, उस मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि महिलाओं की अकल तो घुटने में होती है, मतलब ज्यादा उनका माइंड एक्टिव नहीं होता है, ज्यादा दिमाग उनका नहीं चलता है। तो इस तरीके से समाज में ऐसी थिंकिंग आज भी फैली हुई है और पहले भी फैली हुई थी। पहले इसकी जो इसका लेवल था वो कुछ ज्यादा ही था। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि ये जेंडर जस्टिस, लिंग के आधार पर न्याय कैसे किया जाना चाहिए या कैसे किया गया है, कैसे सोशल रिफॉर्म किया गया है। क्योंकि पहले महिलाओं की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उनको समाज के सामने आने नहीं दिया जाता था, पब्लिक के सामने आने नहीं दिया जाता था, पूरा घूंघट करके रखना पड़ता था। आज भी हम देखते हैं, हमारे एरिया में नहीं है पर मालवा क्षेत्र में देखते हैं तो उनको पूरा घूंघट करना पड़ता है। उधर राजस्थान एरिया में देख ले, मतलब उन लोगों को सर से पल्लू उनका हटना ही नहीं चाहिए, ऐसी वहां पे कंडीशन है। तो यहाँ पे लिंग के आधार पर क्या है, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो यहाँ पे हमें मेनली यही पढ़ना है कि फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, मतलब फेमिनिस्ट मतलब क्या है कि महिलाओं के लिए क्या विधि बोलती है, जूरिस्प्रूडेंस मतलब विधि शास्त्र। तो विधि शास्त्र में महिलाओं के लिए क्या किया गया है, क्या सोशल रिफॉर्म, क्या उनके लिए कुछ योगदान दिया गया है महान लोगों के द्वारा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है वुमन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब भारत की आजादी के पहले वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, कैसे उनके साथ। इंग्लिश मीडियम है? नहीं, हिंदी मीडियम है, पर ये सिलेबस जो ग्रुप पे आया था वो इंग्लिश में आया था। तो अभी सिलेबस तो हम इंग्लिश में समझ सकते हैं क्योंकि बोलूंगी तो मैं हिंदी में, तो सिलेबस हमारे पास इंग्लिश में है क्योंकि ग्रुप पे इंग्लिश में ही आया था, है ना। तो ये जो यूनिट 1 है ये बात करता है कि भारत की आजादी से पहले महिलाओं की कंडीशन क्या थी। यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 जो है वो बात करता है कि जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद में महिलाओं की क्या कंडीशन थी। अभी भारत आजाद हो गया, हमारा भारत आजाद हुआ तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिट 2 में आ जाएगा हमारा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए क्या किया गया है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे क्या इक्वलिटी की बात की गई है, महिलाओं के लिए क्या पे वहां पर न्याय किया गया है, क्या वहां पर ऐसे आर्टिकल्स लाए गए हैं
जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बारे में बात करते हैं, या ऐसे कौन से लॉ है जो लैंगिक न्याय के बारे में बात करते हैं। ये आ जाती है हमारी यूनिट 2। यूनिट 3 आती है सेक्स इन इक्वलिटी इनहेरिटेंस राइट्स, मतलब जो इनहेरिटेंस राइट होते हैं, जिसमें महिलाओं को जो उत्तराधिकार का नियम हमने पढ़ा होगा, हिंदू लॉ में पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी में महिलाओं को भी हक दिया गया है, अभी ये पहले नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर यूनिट 3 वही बात करता है कि जो महिलाओं को जो जॉइंट फैमिली होती है वहां पर क्या उनको अधिकार दिए गए हैं हिंदू लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में उनके लिए क्या अधिकार है इनहेरिटेंस राइट को लेकर, उत्तराधिकार का जो अधिकार है उसके लिए क्या उनके लिए नियम बनाए गए हैं, पारसी लॉ में क्या दे रखा है, मुस्लिम लॉ में क्या दे रखा है, मतलब उनके लिए जो उत्तराधिकार के नियम बनाए गए हैं तो उनके बारे में हमें यहाँ पर यूनिट 3 में पढ़ना है कि उन्हें उनके प्रॉपर्टी में क्या अधिकार उनको देना चाहिए, क्योंकि पहले महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था। ये सब कब हुआ था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ। तो ये यहाँ पे यूनिट 3 में हमें यही पढ़ना है। यहाँ पे है यूनिट 4 में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, मतलब जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में जो रिलेशनशिप रहता है वहां पे महिलाओं को क्या अधिकार मिले हैं। जैसे हम पढ़ते हैं बीएनएस में, बीएनएसएस में पढ़ते हैं कि दहेज प्रथा से लेकर नियम है, अगर महिलाओं के साथ रेप हो जाता है तो उसके लिए फिर क्या नियम दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें यूनिट 4 में है कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो है वहां पे महिलाओं के लिए क्या यहाँ पे अधिकार दे रखे हैं कि मैट्रिमोनियल जो प्रॉपर्टी है, मतलब मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, ससुराल की प्रॉपर्टी, पति की प्रॉपर्टी, तो उस पर क्या अधिकार है। अगर प्रॉपर्टी का सेपरेशन हो रहा है तो वहां पे उसको क्या मिलेगा। अगर मेंटेनेंस वाली बात हो रही है, होता है जब डिवोर्स हो जाता है मेंटेनेंस चाहिए रहता है, परमानेंट एलिमनी चाहिए रहती है, तो वहां पे जो भरण पोषण का नियम है, तो पर्सनल लॉ जो है, पर्सनल लॉ कौन सा है, हिंदू लॉ है। तो हिंदू लॉ में भरण पोषण से रिलेटेड क्या चीजें दे रखी है, ये सारी हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और यूनिट 5 बात करता है हमारा सोशल वेलफेयर एंड लॉस फॉर वुमेन, मतलब कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक कल्याण के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए क्या काम किए गए, इसके लिए कुछ एक्ट लाए गए, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, मतलब क्या है, समान, वो होता है ना समान कार्य का समान वेतन, तो ये है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। तो ये सारी चीजें हमें हमारे ये वाला जो सब्जेक्ट है जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें हमें पढ़ना है। इसमें कुछ ज्यादा चीजें टफ है नहीं, हमें बस थोड़ा थ्योरेटिकल है, मतलब यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट तो है नहीं। यहाँ पे हमें एक बुक परचेस करना है, जो भी आपको अच्छी लगे वो बुक परचेस करना है। कोई सी एलपी वाली जो होती है, पूजा लॉ हाउस की बुक होती है, या एक क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है अभी, नाम में स्किप हो रहा है मुझसे, तो जो गाइड, हाँ रचना की जैसे गाइड्स आती है, तो ये यहाँ पे उन चीज वहां से हम पढ़ सकते हैं। मतलब जिसको जैसा पढ़ना हो, ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो इससे रिलेटेड जो बुक आती है वहां से पढ़े, या तो फिर एकदम ऊपर पढ़ना हो तो रचना की गाइड वगैरह जो होती है, पूजा लॉ हाउस की सीरीज होती है, वहां से हम पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस। अभी इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थ्योरेटिकल के थ्रू ही अभी पढ़ेंगे। है टॉपिक जो है, सबसे पहला जो टॉपिक आएगा यूनिट 1 का, यूनिट 1 जो बात करता है कि प्री इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटी, मतलब क्या है कि सामाजिक और कानूनन क्या असमानताएं महिलाओं के साथ पहले होती थी। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो क्या होता था भारत में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी। उनकी सामाजिक स्थिति देख ले, धार्मिक स्थिति देख ले, आर्थिक भी देख ले। आर्थिक में क्या रहता था, महिलाएं क्या थी, पति पर डिपेंड थी, शादी के पहले पिता के ऊपर डिपेंड रहती थी,
और अगर पति नहीं है मतलब पति मर गया है तो फिर वो पुत्र पर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पर वो आर्थिक स्थिति से कमजोर पहले थी, आज की कंडीशन बदल गई है। आज की कंडीशन में क्या है कि वो खुद इंडिपेंडेंस बनना चाहती है और खुद के दम पर ही कुछ खड़ा करना चाहती है, मतलब उसे पैसे के लिए किसी पर डिपेंड आज के समय में नहीं रहना है। पर पहले जो हमारा इंडिपेंडेंस था उससे पहले कैसी कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता था, मतलब समानता का कह सकते हैं कि समानता का उन्हें दर्जा नहीं दिया जाता था, बहुत सारे अधिकार उनको नहीं दिया जाते थे। वहां पर कंडीशन क्या थी, वहां पर पुरुष प्रधान समाज माना जाता था कि जो कुछ है जहां कह सकते हैं कि वेटेज जो है वो पुरुषों का था, कि सबसे ज्यादा अधिकार जो दिए गए थे वो पुरुषों को दिए गए थे और रिस्पेक्ट भी जो मिलती थी वो पुरुषों को ही दी जाती थी। यहाँ पर महिलाओं को क्या माना जाता था, महिलाएं क्या है, केवल एक घर की गृहिणी है, मतलब घर का काम काज जिसको महिला को संभालना है उसको गृहिणी माना जाता था और माता माना जाता था, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं माना जाता था। मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि उनको घर का कामकाज संभालना है और जो जनरेशन होती है उसको, जो पेट्रियार्टिक जनरेशन होती है उसको आगे बढ़ाना है, बस इतना ही उनको काम दिया गया था कि महिला है मतलब क्या करना है कि पढ़ाई करना नहीं है, क्या करेंगे पढ़ाई करके, बाद में शादी के बाद तो क्या करना है, चूल्हा चौका ही संभालना है। तो ऐसी वहां पर सोच थी कि महिलाओं को शिक्षा दी नहीं जाती थी, वहां पर शादी कर दी, शादी के बाद में घर बार संभालना है और जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाना है, इतना ही उनकी भूमिका को इतना ही माना जाता था, यहीं तक उनकी भूमिका को लिमिटेड कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, ये आजादी के पहले वाली कंडीशंस थी। इसके बाद में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में सामाजिक और विधिक असमानता, तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि उनको गृहिणी माना जाता था, बस उनको बस एक माता माना जा रहा है मतलब जनरेशन के लिए। अभी सामाजिक असमानता उनके अंदर भरी हुई थी कि उनको कुछ भी समान नहीं माना जाता था। जैसे हम होते हैं ना, अभी आज भी अगर देखते हैं कि बेटा हुआ है तो हर कोई खुश होगा, पर बेटी हुई है तो पहली बेटी हुई है वहां तक ठीक है, पर दूसरी भी अगर बेटी हो गई तो वहां पर लोगों के माइंड में थोड़ी सी तो निराशा आज भी आ ही जाती है कि उनके दिमाग में भी रहता है कि नहीं, संतान हो तो पुत्र होना तो जरूरी है। तो यहाँ पर मतलब पुत्र की, या जो कह सकते हैं कि जो बेटे की है वो बेटे को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। भ्रूण हत्या इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सामाजिक असमानता जो है, अभी ये चीजें पहले थी, मतलब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले थी, पर कुछ अंश तो आज भी बाकी है, पूरी तरीके से ये चीज, ये सोच जो है ये खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर सामाजिक असमानता में देखें तो जो कंडीशन है महिलाओं की, वो मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्रमशः गिरती गई, मतलब वो स्थिति सुधरने के बजाय लगातार गिरती जा रही थी। जहां पर उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त होना था वहां पर वो स्थान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद में क्या है, मुस्लिम शासन काल आ गया। तो मुस्लिम शासन काल आते आते उनका स्थान अधीनता में परिवर्तित हो गया, मतलब मुस्लिम शासन काल जैसे जैसे आया तो वहां पे क्या है, वो जो स्त्रियां थी वो पूरी तरीके से पति के ही अधीन हो गई थी या पुरुषों के अधीन ही हो गई थी, मतलब उनका खुद का वर्चस्व कुछ भी नहीं था, उन्हें कुछ भी चाहिए तो वो पुरुषों के अधीन थी, उन्हें पुरुषों से ही मांगना पड़ता था। फिर हम देखें कि स्त्रियों पर समाज ने कई प्रकार की कुरीतियां और परंपराएं थोप दी है, मतलब कुछ परंपराएं ऐसी थोप दी है स्त्रियों के ऊपर कि जो कुछ करना है वो उनको ही करना है, मतलब उनके ऊपर ही थोप दी गई है। वो कैसी परंपराएं हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि स्त्रियों पर वो परंपराएं में बाल विवाह जाता है कि लड़कियों का विवाह बहुत कम आयु में कर दिया जाता था। आज भी होता है, राजगढ़ साइड अगर हम देखें या उधर ग्वालियर साइड देखे तो वहां पे अभी भी बचपन में ही रिश्ते कर दिए जाते हैं। तो ये चीज जो है पहले से चली आ रही है। तो ये बाल विवाह, लड़कियों का विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया जाता है, जिससे होता क्या है, अभी बाल विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची होती है,
छोटी सी बच्ची, अभी हम 18 के बाद जब लड़की की शादी होती है और वो ससुराल में जाती है तो वहां पर उसके लिए कितना सब कुछ चैलेंजिंग रहता है। पर यहाँ पर वो बच्ची है और बच्ची का ही विवाह कर दिया और उसको ससुराल भेज दिया, तो उसका विकास कैसे हो पाएगा, शारीरिक और मानसिक विकास कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो बाल विवाह है ये कुरीति के रूप में है। तो ये वाली परंपरा जो थोपी थी वो भी किस पर थोप दी गई थी, महिलाओं के ऊपर थोप दी गई थी। उनका बाल विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता था। इसके बाद देखिए हम सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता है कि जब महिला विधवा हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर सती प्रथा में उस महिला को पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। मतलब पति की मृत्यु हो गई तो अब उस महिला का भी कोई काम नहीं है, तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये हम इमेजिन कर सकते हैं कितना भयानक है कि पति की मृत्यु होने के बाद में उसकी चिता के साथ में उस पत्नी को भी जीवित जला दिया जाता था। और जो पत्नी अगर ऐसा जिंदा जलने के लिए, चिता के साथ जलने के लिए अगर मना करती थी, उस चीज को स्वीकार नहीं करती थी, तो माना जाता था कि वो स्त्री जो है वो पतिव्रता नहीं है। ऐसी वहां पर उनकी सोच थी। तो ये कुरीति जो है सती प्रथा वाली, एक यहाँ पर कुरीति भी महिलाओं पर थोपी गई थी। और यहाँ पर पर्दा प्रथा देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि आज भी कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि बिल्कुल पूरा घूंघट करके रखना पड़ता है। तो ये वाली चीज भी किसको करके रखनी पड़ती थी, महिलाओं के ऊपर ही थी कि बाहरी दुनिया से उनको अलग रखा जाता था, सामने नहीं लाया जाता था। इसके बाद में विधवा उत्पीड़न, कि जहां पर अगर कोई विधवा है, विधवा को अपशकुनी माना जाता था। हमने बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में भी देखा है। एक रानी लक्ष्मीबाई का सीरियल आता है, झांसी की रानी का सीरियल आता है, उसमें हमने देखा है कि जहां पर वो लड़की विधवा हो जाती है, उसको फिर बाहर समाज में आने की परमिशन नहीं होती है, तो वहां पर उसको फिर क्या मान लिया जाता है, अपशकुनी मान लिया जाता है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये सारी जो कुरीतियां थी, ये सब की सब महिलाओं के ऊपर थोपी गई थी। इन कुरीतियों ने महिलाओं से क्या है कि उनका जो आत्मसम्मान था, उनके स्वतंत्रता थी, उनका अधिकार था, उनको छीन लिया था। क्योंकि अगर उसको यहाँ पर अपशकुनी माना जा रहा है, मतलब सीधी सी बात है, उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर उसको बाहरी दुनिया से, पर्दा प्रथा में बाहरी दुनिया से अलग रखा जा रहा है, तो उसकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बांध के रख रहे हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, बाहर की दुनिया नहीं देखेगा, तो हम कहते हैं कि वो उसके अंदर जो दिमागी स्तर है वो इतना ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर हो गई कि यहाँ पर उस महिलाओं के आत्मसम्मान पर, स्वतंत्रता पर और अधिकारों का यहाँ पर हनन किया गया था। उनके अधिकार जो है वो खत्म यहाँ पर कर दिए गए थे। और यहाँ पर समाज में उनका अस्तित्व किस चीज से माना जाता था, समाज में उनका अस्तित्व का आधार जो था वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष था। मतलब पुरुष के अधीन उसको रहना है, इतना ही उसका वहां पर अस्तित्व था। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ये हो गई यहाँ पर सामाजिक असमानता वाली। फिर आता है धार्मिक असमानता। धार्मिक असमानता में हम देखें तो यहाँ पर भी क्या होता था, एक सेकंड, धार्मिक असमानता जो है, यहाँ पर भी उनके साथ क्या होता था, महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। वो लोग धार्मिक अनुष्ठान जो हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, वहां पे उनको अनुमति नहीं थी। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि पिता की आज्ञा में कन्या, पति की आज्ञा में पत्नी और पुत्र की आज्ञा में विधवा रहनी चाहिए। मतलब यही बात हो गई कि जब तक वो कन्या है तब तक वो पिता पर आश्रित रहेगी, जब वो पत्नी बन गई है तो वो पति पर आश्रित रहेगी, और अगर वो विधवा हो गई है तो वो पुत्र पर आश्रित रहेगी। और आज्ञा है मतलब क्या है कि उसको पुत्र के अधीन रहना पड़ेगा, पति के अधीन रहना पड़ेगा और पिता के अधीन रहना पड़ेगा। मतलब ये जो पुरुष है, पिता, पति और पुत्र, ये जो हमें बोलेंगे हमें वही काम करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है और हमें उनके अधीनस्थ रहना है। महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने, वेद अध्ययन करने की परमिशन नहीं थी। और जब वेद अध्ययन धीरे धीरे जैसे कंडीशन ठीक होती है, तो पहले तो वेद अध्ययन करने की, शास्त्र पढ़ने की, शिक्षा लेने की अनुमति नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे कंडीशन बदलती जाती है, फिर पर्दा बीच में पर्दा लगाने की प्रथा भी धीरे धीरे आई थी कि एक साइड पुरुष बैठेंगे, एक साइड महिलाएं बैठेगी। फिर धीरे धीरे जैसे
हमारा देश आजाद हुआ वैसे वैसे कंडीशन उनकी सुधरती गई, रिफॉर्म्स होते गए और उसके बाद में धीरे से क्या हुआ, वो पर्दा भी हट गया। और आज की कंडीशन में हम क्या देखते हैं, आज हम महिलाओं को और पुरुषों को समान स्तर पर पाते हैं, दोनों आज कदम से कदम मिलाकर साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पर धार्मिक असमानता ने समाज में महिलाओं को की स्वतंत्र पहचान को पूरी तरह दबा दिया था, क्योंकि उनके साथ में जो ये इनइक्वालिटी हो रही थी, तो उस वजह से क्या है कि उनकी एक जो स्वयं का अस्तित्व था, स्वयं की जो पहचान थी, वो पूरी तरीके से दब गई थी। तो ये हमने देखा धार्मिक असमानता से रिलेटेड बातें। अभी आर्थिक असमानता में क्या आता है, तो महिलाएं क्या है कि संपत्ति की स्वामिनी पहले नहीं होती थी, जो भी संपत्ति पर अधिकार रहता था वो पूरा का पूरा पति का रहता था, उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। विवाह के पश्चात स्त्री की संपत्ति पर अधिकार भी जो था वो उसके पति का माना जाता था। अगर उसकी जो कुछ संपत्ति है, जो होता है ना, जैसे दहेज से लेकर आती है, शादी के बाद जो दहेज मिलता है वहां से जो पत्नी लेकर आ रही है, तो उस पर भी पत्नी का अधिकार नहीं था। आज तो जो शादी के बाद जो भी पत्नी को मिलता है उसको क्या माना जाता है, स्त्री धन माना जाता है। और हिंदू लॉ में आपने पढ़ा होगा कि स्त्री धन पर पूरा का पूरा अधिकार स्त्री का ही होता है। तो यहाँ पर पहले की जो कंडीशन थी, वहां पर जो स्त्री धन होता था या स्त्री की संपत्ति थी, उस पर भी पति का अधिकार माना जाता था। यहाँ पर पिता पति या पुत्र के संरक्षण में कर्तव्य पिता पुत्र और पति ये जो रहते हैं, इनके अधीन रहना ही उनका वो कर्तव्य मानती थी कि हमें इनके अधीन रहना है और हमें इनकी आज्ञा का पालन करना है। वो खुद भी उस ऐसे समाज में ढल गई थी, ऐसी परिस्थितियों में ढल गई थी कि उन लोगों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो था वो खो दिया था। और उनके लिए भी यही था कि हमारा जो जीवन है वो एक गृहिणी के रूप में है, हमने जन्म लिया है तो हमें गृहिणी बनना है, माता बनना है, और इन जो पुरुष है पिता पुत्र पति, इनके अधीन हमें रहना है। ऐसी उनकी भी सोच बन गई थी। महिलाओं को नौकरी करने की अनुमति नहीं थी, व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, स्वतंत्र जो संपत्ति होती है कि खुद की कोई संपत्ति रखना, वो संपत्ति भी अपने पास रखने की अनुमति नहीं थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्थिक निर्भरता जो थी उनकी पूरी तरीके से किन पर थी, पुरुषों पर आश्रित थी, पुरुषों पर आश्रित थी पूरी की पूरी, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में असमर्थ रही। अभी पूरी की पूरी वो पैसे के लिए, अगर हम कहीं भी जाए तो हमें पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। अगर हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना है, वहां भी हमारे पास पैसा होना जरूरी है। आर्थिक तरीके से हम खुद पर निर्भर हमारा होना जरूरी है। पर अगर ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से हम पुरुषों पर आश्रित है, तो फिर हम हमारे जो अधिकार है, अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि अधिकारों के लिए संघर्ष करने में जो स्त्री थी वो असमर्थ थी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम देखें, अभी हमने देखा सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, इसके बाद अगर हम देखें विधिक असमानता। अभी ये जो सामाजिक असमानता है इसमें ही सारी चीजें आ रही है, जैसे शिक्षा में असमानता, शिक्षा उनको नहीं दी जाती थी, लड़कियों को शिक्षा के लिए हतोत्साहित किया जाता था। हमने देखा था जो पहली शिक्षक है वो कौन है, सावित्रीबाई फुले। वो जब पहली शिक्षक बनी थी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, पहली शिक्षक बनी थी, तो उनके साथ कितना जुल्म किया जाता था। जब वो पढ़ाने जाते थे तो उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता था। मतलब एक तरीके से क्या होता था कि महिला शिक्षक कैसे बन सकती है और महिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे जा सकती है। मतलब जहां पर चार दीवार में बंद करके रखा जा रहा है, पब्लिक के सामने आने की परमिशन नहीं है, वहां पर कोई लड़की शिक्षक कैसे बन गई। तो वहां पर उनके साथ कितना जुल्म किया जाता था। तो वहां पर शिक्षा के साथ शिक्षा में भी असमानता थी। पुरुषों को शिक्षा लेने का अधिकार था और जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा का अधिकार यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर उनकी सोच ऐसी थी, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सोच ऐसी थी कि अगर उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली महिलाओं ने, तो वो अविनयी बन जाएगी। मतलब क्या है कि कहते हैं ना, आज हम भी सुनते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख गई है इसलिए इज्जत नहीं देती है, या ज्यादा पढ़ लिख गई है इसलिए पर लग गए हैं। ऐसी चीजें हम आज भी हमारी सोसाइटी में सुनते हैं। तो वहां पर भी आज तो इतना सब कुछ मतलब
स्वतंत्रता मिल गई है, पर पहले की कंडीशन में तो चार दीवारी में बंद रखा जाता था और वहां पर कोई शिक्षक बन जाए तो हम सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या मतलब उनको उस चार दीवारी से बाहर आने में कितना संघर्ष लगा होगा। तो यहाँ पर उनको माना जाता था कि अगर ज्यादा पढ़ाई कर ली तो ये अभिनयी बन जाएगी, मतलब परिवार को नहीं समझेगी और खुद के दम पर ही सब कुछ ये आगे करेगी। तो ऐसी उनकी सोच थी। इस कारण हुआ क्या, इसका रिजल्ट ये रहा कि जो महिलाएं हैं बहुत कम शिक्षित हो पाई। मतलब कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने शिक्षा दी थी, तो वहां पर कुछ ही महिलाएं जो है वो शिक्षित हो पाई, और वो भी कौन सी, जैसे कि उच्च घराने की महिलाएं हैं, उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, वो लोग ही शिक्षा ग्रहण यहाँ पर कर पाए। बाकी जो निम्न स्तर की महिलाएं थी वो ऐसा ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये जो शिक्षा की असमानता है, परिवार व्यवस्था, विवाह में जो असमानता है कि बाल विवाह जो है वो बहुत आम हो गया था, सती प्रथा हमने देखा, पर्दा प्रथा देखा, फिर विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो ये भी उनके साथ एक तरीके की इनइक्वेलिटी थी। तलाक की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब मेन जो आज हिंदू लॉ में तलाक हम पढ़ते हैं, तो ये तलाक डिवोर्स का जो रूल है, ये पहले ये वाली व्यवस्था वहां पर नहीं थी। धार्मिक असमानता थी, अगर वो विधवा हो गई है तो उसे पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, उसको अपशगुनी माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था। तो ये सारी चीजें धार्मिक असमानता में है। मतलब ये जो कवर कर रहा है, हमने जो यूनिट का नाम देखा, सामाजिक असमानता और विधिक असमानता। तो अभी हमने सामाजिक असमानता पढ़ी, सामाजिक असमानता के 3-4 पॉइंट पढ़े। उसमें क्या था कि शिक्षा में असमानता, आर्थिक असमानता, फिर धार्मिक असमानता, ये जो है उसके सामाजिक असमानता के ही पॉइंट है। अभी हमको क्या देखना है, विधिक असमानता, लीगल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि महिलाओं को बहुत सारे जो अधिकार है वो पहले नहीं दिए गए थे। अभी जो हम पढ़ते हैं ना कि डिवोर्स का अधिकार है, या विवाह करना, पुनर्विवाह करना, तलाक देना, उत्तराधिकार में जो अधिकार मिले हुए हैं, ये सारी चीजें पहले नहीं थी। अभी जो ये अधिकार मिले हुए हैं, यही है हमारे उनके लिए विधिक अधिकार, क्योंकि विधि ने ही, कानून ने ही उनको ये अधिकार दिए हैं। तो कानूनी दृष्टि से महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना था, इसलिए उनको तो पुरुषों के अधीन रहना था। तो कुछ अधिकार देने की बात ही नहीं थी, क्योंकि सारे अधिकार जो पुरुष लिए हुए थे, और उनको जो कुछ चाहिए था वो पुरुष से ही उनको लेना पड़ता था, क्योंकि वो पुरुषों के अधीन थी। तो यहाँ पर हम देखें कि ब्रिटिश शासन से पहले और उसके दौरान जो है महिलाओं को कानूनी रूप से कोई भी अधिकार नहीं मिले हुए थे। यहाँ पर उनकी जो स्थिति थी वो अगर हम देखें तो हिंदू लॉ में उनकी स्थिति क्या थी कि हिंदू विधि में महिलाओं को पराश्रिता माना गया था। पराश्रिता मतलब क्या, दूसरे पर आश्रित रहना, पर मतलब दूसरा, तो यहाँ पर उनको पराश्रिता माना गया था। विवाह एक धार्मिक संस्कार था, न कि अनुबंध। मतलब यहाँ पर एक धार्मिक संस्कार था, और धार्मिक संस्कार था से क्या मतलब है कि इसको हमेशा हमें बनाए रखना था, ये कोई अनुबंध नहीं था। अभी क्या होता है कि जैसे अगर ऐसा कुछ जैसे तलाक हो जाता है, पहले ये कंडीशन नहीं थी। पहले एक बार जब शादी हो गई है तो कहते हैं कि एक बार जब हमारी डोली उड़ जाती है तो फिर उस घर से हमारी अर्थी ही निकलेगी। वहां पर अगर पति की मृत्यु हो भी गई है तो हम वहां पर पुनर्विवाह नहीं कर सकते थे, और ना ही यहाँ पर कोई परेशानी है तो यहाँ पर तलाक ले सकते थे। तो पहले जो विवाह है इसको एक धार्मिक संस्कार माना गया था, ना कि एक अनुबंध। इसलिए क्या है, तलाक का कोई भी अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं था, और साथ ही साथ में उनको मृत्यु के बाद में विधवा को पुनर्विवाह करने की भी अनुमति नहीं थी। यहाँ पर कुछ और हम कंडीशंस देखें तो जैसे स्त्री धन जो होता है, तो स्त्री धन पर उनका कुछ हद तक ही अधिकार था। मतलब जो अधिकार था पर कुछ हद तक था, सीमित अधिकार था। अभी क्या हो गया है, अभी स्त्री धन पर पूरा का पूरा अधिकार महिलाओं का ही होता है। आपने पढ़ा, हिंदू लॉ भी पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा। हाँ, तो अभी हिंदू लॉ आपने पढ़ लिया है,
तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ पर स्त्री धन पर जो है वो महिलाओं का ही पूरा का पूरा अधिकार होता है। इसके बाद में उत्तराधिकार में पहले तो बेटियों को भी हिस्सा नहीं मिलता था। आज तो हम देखते हैं कि बेटियों को भी पिता की संपत्ति पर हक होता है, साथ ही साथ में पिता की संपत्ति पर भी हक होता है। और अगर पिता का कुछ कर्ज वगैरह है तो उसको भी चुकाने का अधिकार बेटी के पास होता है, क्योंकि जब पिता की संपत्ति में बेटी को हक मिल रहा है तो उसके पिता की संपत्ति को लेकर अगर कुछ कर्तव्य है वो भी तो उसको निभाने पड़ेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि जो संपत्ति है वो बेटी को दी जा रही है और कर्ज जो है वो बेटा अदा कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों को बराबर माना गया है, बेटा और बेटी दोनों को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है। बेटे को पहले से ही था, पर बेटियों को ये जो पिता की संपत्ति में हिस्सा है ये बाद में मिलना शुरू हुआ था। पत्नी को पति की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था, पर अभी आज की कंडीशन में आपने पढ़ा कि पत्नी को भी पति की संपत्ति में, पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पत्नी की संपत्ति, पति की संपत्ति में पत्नी का भी हक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी पति की मृत्यु हो गई है तो उसको भी तो उसका जीवन निर्वाह करना है। तो यहाँ पर पति की संपत्ति में पत्नियों को अधिकार दिया गया था। फिर पति को पत्नी को त्यागने की स्वतंत्रता थी, मतलब जो पति है वो पत्नी को त्याग सकता था, पर पत्नी को ये अधिकार नहीं था। पत्नी को तो था कि आप शादी करके आए हो तो आपको जिससे शादी की है उसके साथ ही रहना है, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी उसी घर में रहना है, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो पति के साथ में तो भी आपको उसी के साथ रहना है। पर पत्नी के लिए था कि पति के लिए था कि वो चाहे तो पत्नी को छोड़ सकता था। अभी अगर पति पत्नी को छोड़ देता है तो ऐसी कंडीशन में जो पत्नी है वो पुनर्विवाह भी नहीं कर सकती। मतलब कह सकते हैं कि एक बार जो शादी हो गई उसकी, तो उसके बाद में जो कुछ है उसका जो पति है या उसका ससुराल है वहीं उसको पूरा का पूरा जीवन निर्वाह यहाँ पर करना है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर हमारे हिंदू लॉ में थी। अभी हम मुस्लिम विधि में देखें, मुस्लिम लॉ में देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत पुरुषों को तलाक का एक तरफा अधिकार था। यहाँ पर भी यही कंडीशन थी कि जो पुरुष होते थे इनको तलाक का अधिकार था, पर महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। यहाँ पर महिलाओं को बहुत सीमित परिस्थितियों में ही खुला या मुबारक के माध्यम से ही तलाक प्राप्त हो सकता है। जो मुस्लिम लॉ होता है, मुस्लिम लॉ में दो तरीके के रूल्स बनाए हुए हैं, खुला और मुबारक। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ही महिलाओं को ऐसी कुछ फैसिलिटीज दी गई थी, या कह सकते हैं कि उनके लिए कुछ सीमित रूल्स बनाए गए थे जिसके अंदर महिलाएं तलाक प्राप्त कर सकती थी। अभी यहाँ पर हम देखें कि विवाह जो है महिलाएं जो है वो मेहर की हकदार थी, लेकिन मेहर जो होता है ये क्या होता है, जैसे हमारा दहेज होता है ना हिंदू लॉ में, वैसे मुस्लिम लॉ में मेहर होता है। तो यहाँ पर मेहर की भी वो हकदार थी, पर वो कैसी थी, सीमित उनको सीमित अधिकार मिला हुआ था। जैसे दहेज में सीमित अधिकार रहता था पहले और स्त्री धन में सीमित अधिकार था, वैसे ही यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन पर मेहर के से जो प्रॉपर्टी मिलती थी, जो संपत्ति उनको मिलती थी, दहेज में जो संपत्ति मिलती थी उस पर उनका सीमित अधिकार रहता था। अधिकार रहता था, कह सकते हैं कि अधिकार तो पूरा रह सकता था, मतलब लिखने का कुछ और रहता है और बोलने का कुछ और रहता है। तो अगर उनको पूरा अधिकार दिया भी गया था तो भी क्या था, वो व्यवहार में मिलता नहीं था। अभी आज भी अगर हम देखें, कहते हैं कि स्त्री धन जो है वो पूरा का पूरा महिला का होता है, पर मान लो कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो अभी बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना, ग्वालियर, सागर, इनकी साइड अगर हम देखते हैं, यूपी साइड देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार तो पूरे दिए गए हैं, पर वहां पर भी उनके अधिकारों का व्यवहार में पालन नहीं होता। जो संपत्ति होती है महिला की वो सारी भी हड़प ली जाती है। तो वही बात हो गई कि लिखा कुछ और बोला कुछ और। व्यवहार में बहुत सारी चीजें अभी जो महिलाएं अवेयर हो गई है उनको ये पता है, अगर वो जागरूक है कि मेरा पूरा का पूरा जो हक है वो स्त्री धन जो है वो मेरा पूरा का पूरा मेरा है। पर अभी जो महिला अनपढ़ है उसको वो इन चीजों से जागरूक नहीं है, तो आज भी व्यवहार में क्या होता है कि वो उस स्त्री धन को हड़प लिया जाता है।
तो यहाँ पर भी मेहर में भी यही होता था कि जब महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जो मेहर दिया जाता था उन पर अधिकार उनका था, पर व्यवहार में ये चीजें, व्यवहार में इन चीजों को का पालन नहीं किया जाता था। उत्तराधिकार में महिलाओं का हिस्सा था, परंतु जो मुस्लिम लॉ में जो है वो महिलाओं का हिस्सा तो था पर बहुत ज्यादा कम था। हिंदू लॉ में तो उनको हिस्सा ही नहीं था, मतलब वो पति की संपत्ति पर कोई भी उनका अधिकार था ही नहीं। अभी अधिकार है पर पहले था ही नहीं। और मुस्लिम विधि में अधिकार था पर यहाँ पर बहुत सीमित अधिकार था। फिर इसके बाद देखें कि संपत्ति पर अधिकार, विधवा या पुत्री को संपत्ति में केवल सीमित या अस्थायी अधिकार मिलता था। पूर्ण स्वामित्व का अधिकार नहीं होने से महिलाएं कैसी थी, आर्थिक रूप से वो निर्बल थी, मतलब आर्थिक रूप से महिलाएं कमजोर थी। क्योंकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ भी करना है, घर से बाहर भी निकलना है, कुछ हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, तो हमारे हाथ में पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले जो अधिकार थे वो बिल्कुल सीमित थे या अस्थायी अधिकार थे, इस वजह से क्या है कि वो कमजोर बनी रही। इसके बाद अगर हम देखें कि इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हमारा है, मतलब फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक जो है कि पहले हमने देखा कि उनके साथ सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटी थी, सामाजिक और विधिक असमानता थी, इसको हमने पढ़ा। अभी सामाजिक और विधिक असमानता को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या प्रयास किए गए, हटाने के लिए उनके लिए क्या चीजें लाई गई, ये हमें कुछ आंदोलन हुए थे कि महिलाओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी आवाज उठाई गई थी। क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो है वो दिन ब दिन कैसी दयनीय स्थिति होती जा रही थी, महिलाओं की स्थिति बिल्कुल खराब होती जा रही थी। फिर कुछ ऐसे समाज सुधारक आए, ऐसे कुछ फरिश्ते आए जिन्होंने ऐसी आवाज उठाई कि नहीं, महिलाओं को भी, महिला भी एक इंसान है, एक मनुष्य है, वो भी, उसके भी कुछ इमोशंस होते हैं, उसके भी कुछ अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। तो फिर ऐसी आवाज उठाई गई कि महिलाओं को भी हमें समाज में आगे लाना है, और इसके लिए संघर्ष किए गए और आंदोलन किए गए। तो ये अभी हमें देखना है कि सामाजिक समाज में उनके लिए क्या सुधार हुए, क्या ऐसे आंदोलन हुए जिससे उनकी जो परिस्थिति थी वो बदली, उनमें परिवर्तन आया, और क्या ऐसे विधिक परिवर्तन हुए, मतलब क्या ऐसे लॉ लाए गए जिससे कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड विधिक परिवर्तन महिलाओं की स्थिति को अच्छा किया गया। तो हम इसमें देखें कि 19वीं सदी तक कोई अलग वुमन स्पेसिफिक लॉ नहीं था, कोई ऐसा महिलाओं के लिए अलग से लॉ नहीं था। और समाज में महिलाओं की स्थिति जो है वो केवल कैसी निर्धारित होती थी, किस आधार पर निर्धारित होती थी, मतलब उसका आधार क्या था कि कस्टमरी लॉ जो है, जो रीति रिवाज बने हुए आ रहे हैं, जो चले चले आ रहे हैं, उनके आधार पर ही महिलाओं की स्थिति को निर्धारित किया जाता था। जैसे जो रीति रिवाज बन गए हैं कि महिलाओं को इतना इतना देना है, इतना उनका अधिकार है, बस इतना ही वो इस सीमा तक ही उसको स्वतंत्रता दी जा सकती है। बस इन चीजों पर कस्टमरी लॉ जो है, रीति रिवाज जो बने हुए हैं, कस्टम जो बने हुए हैं। अभी कस्टम क्या होते हैं, रीति रिवाज क्या होते हैं, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं ना कि किसी ने कुछ किया, जैसे कोई एग्जाम्पल जैसे ले कि कहते हैं कि गुरुवार के दिन कुछ ऐसे जैसे नाखून काटना हो गया कि वो काम नहीं करना चाहिए। अभी ये क्या है, एक ये साइंटिफिक है कि साइंटिफिक रीजन है कि पहले जैसे रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, तो इसका रीजन क्या है कि ये लाइट नहीं होती थी पहले, तो इसलिए रात में अगर आप नेल्स काटने गए तो हो सकता है आपके मतलब थोड़ा सा स्किन भी कट जाए, इस वजह से ऐसे रूल्स बने हुए थे। अभी वो चीजों को क्या है, अध्यात्म से जोड़ दिया गया है। अभी अध्यात्म से जोड़ दिया गया है। अभी खैर अब तो लाइट भी है, तो जो काटने वाले होते हैं वो काटते भी है, वैसी कोई परेशानी नहीं है। पर अभी उस चीज को, वो चीज चले आ रही है। तो आज हम हमारे घर में जो हमारे दादा दादी है वो क्या बोलते हैं कि नहीं, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, गुरुवार नाखून नहीं काटना चाहिए। मतलब ये चीज क्या है, ऐसे चलते हम भी यही चीज सुनेंगे, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी यही सुनेगी, उसको भी हम यही बताएंगे कि नहीं, गुरुवार नाखून नहीं काटना चाहिए, आगे भी वही चीजें चलती रहेगी। तो ये क्या होता है, कस्टम बन जाता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जो वो क्या है, कस्टम का रूप धारण कर लेती है, कि जो चीजें चली आ रही है। तो यहाँ पर
जो महिलाओं की स्थिति थी वो कस्टम से निर्धारित होती थी। जो रिवाज थे, रीति रिवाज थे, उनके आधार पर उनकी स्थिति को निर्धारित किया जाता था। अभी जहां पर जैसा कस्टम वहां पर महिलाओं की वैसी स्थिति। जहां पर अगर थोड़े से स्वतंत्र दिमाग के लोग हैं तो वहां पर उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा अच्छी थी। जहां पर बिल्कुल निम्न स्तर की सोच थी वहां पर महिलाओं की स्थिति कुछ ज्यादा ही दयनीय थी। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति का निर्धारण जो है वो किस आधार पर किया जाता था? कस्टम के आधार पर निर्धारित किया जाता था। उनके लिए कोई ऐसे वुमन स्पेसिफिक लॉ नहीं थे, पहले नहीं थे। अभी तो वुमन स्पेसिफिक लॉ आ गए हैं। जैसे कौन कौन से वुमन स्पेसिफिक लॉ आ गए हैं? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देखा, जैसे हमने यूनिट 5 में देखा कि जो मैटरनिटी लीव होती है ये महिलाओं को दी जाने लगी है, उसके लिए कुछ बेनिफिट बनाए गए हैं। मतलब स्पेशली किसके लिए है ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट? ये स्पेशली महिलाओं के लिए है। ये आगे हम देख रहे हैं कि ये जो दे रखा है सती एबोलिशन रेगुलेशन एक्ट, ये किसके लिए पारित किया गया? महिलाओं के लिए पारित किया गया। और सती प्रथा के लिए काम किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ये थ्योरी में भी आ सकता है। मतलब बहुत ये आंसर हमें हमेशा, ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा याद रहना चाहिए, नॉर्मल भी याद रहना चाहिए कि सती प्रथा के लिए किसने काम किया या सती प्रथा को किसने खत्म किया। तो वो थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के लिए संघर्ष किया था कि सती प्रथा जो है ये खत्म होनी चाहिए। और ये कब खत्म हुई? ये हुई सती एबोलिशन रेगुलेशन एक्ट 1829 में ये पारित किया गया था कि यहाँ से सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें कि जो विधवाओं का जो पुनर्विवाह कहते हैं कि पुनर्विवाह उनका नहीं होता था, तो उनके लिए पुनर्विवाह के लिए किसने आंदोलन चलाया, किसने संघर्ष किया? तो ये थे हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाए थे और उन्होंने उनके आंदोलन के दम पर ही कौन सा एक्ट आया था? वो था हमारा विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था। और ये जब अधिनियम लागू हुआ इसके बाद से विधवाएं जो है वो पुनर्विवाह कर सकती थी, उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति मिल गई थी। फिर देखे हमने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, अभी हमने जिनका नाम लिया था, पहली शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया कि नहीं, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है और इन लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस तरीके से इन्होंने जागरूकता फैलाई। महात्मा गांधी, पंडिता रमाबाई महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने का कार्य किया। इन लोगों ने भी, ये जो थे हमारे समाज सुधारक थे, इसलिए इन समाज सुधारकों का नाम हमें याद रखना जरूरी है। क्योंकि सती प्रथा आज सुनकर ही हमारी रूह कांप जाती है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ पत्नी को भी जलाया जा रहा है, वो भी जिंदा जलाया जा रहा है। आज अगर थोड़ी सी हमें गर्म भाप लग जाती है तो हमारी कंडीशन कैसी हो जाती है, और वहां पर जिंदा जलाया जाना, वो हम सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक होगा। वो जो इंसिडेंट है वो कितना दर्दनाक होगा। तो यहाँ पर ये जो ऐसी चीजें होती थी, ऐसी कुप्रथाएं थी, उनको खत्म करने वाले जो हमारे समाज सुधारक हैं, इनके नाम हमारे दिमाग में हमेशा फिट होने चाहिए। जैसे राजा राममोहन राय, इन्होंने सती प्रथा के लिए काम किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने पुनर्विवाह के लिए काम किया। महिलाओं की शिक्षा के लिए अगर नाम आएगा तो सबसे पहले ज्योतिबा बाई फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम आएगा। और अगर सामाजिक और राजनीतिक रूप में जिन्होंने जागरूकता फैलाई, वहां पर हमारा नाम आएगा महात्मा गांधी और पंडिता रमाबाई। इन लोगों ने समाज और राजनीतिक रूप में, कि जहां पर समाज में क्या अधिकार, या राजनीतिक रूप में भी, राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें भी महिलाओं को आगे आना चाहिए, इसके लिए जो जागरूकता फैलाई थी वो थे महात्मा गांधी। तो इनके नाम हमें हमारे दिमाग में होने चाहिए। इन सुधारकों के प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद में क्या है, धीरे धीरे उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है वो ठीक होती गई। और आगे चलकर स्वतंत्र भारत में संविधान में समानता के अधिकार की नींव रखी। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, फिर स्वतंत्र होने के बाद में महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए और हमारे संविधान में जो है महिलाओं को समानता के अधिकार की नींव वहां पर रखी गई थी कि महिलाओं को भी
जो अधिकार है वो समान मिलने चाहिए, उनको भी समान दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें जो केस लॉ है वो है रुक्माबाई केस, ये जो है 1886 का है। इसमें क्या होता है, किस प्रकरण में एक नाबालिग लड़की रुक्माबाई ने अपने बाल विवाह को अस्वीकार करते हुए पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। अभी उसका बाल विवाह हो गया था, अभी बाल विवाह हो गया तो वो क्या है, उसको अस्वीकार करती है और कहती है कि मैं पति के साथ में नहीं रहूंगी। तो यहाँ पर न्यायालय ने स्त्री की इच्छा को प्राथमिकता दी, क्योंकि ये सब चीजें कब की है, यहाँ पर न्यायालय ने उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि स्त्री भी एक, उसके भी कुछ इमोशंस है, तो वहां पर उसकी इच्छा को प्राथमिकता दी और उसको पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया था। तो ये जो निर्णय है ये महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तिगत अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ था। मतलब ये जो ऐसे कुछ निर्णय जब आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णय क्या है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए हैं, उनके लिए कुछ वुमन स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाए गए हैं जो महिलाओं के अधिकारों की बात करें। वहां पर अगर ऐसे कोई निर्णय दे दिए जाते हैं तो उनको क्या माना जाता है, उनके अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर उसको साबित माना जाता है कि उनको यहाँ पर उनके अधिकारों की दिशा में कुछ यहाँ पर काम किया गया था। एक जो हमारा सेकंड केस लॉ है वो है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में क्या होता है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। यह कानून बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1929 में बनाया गया था। बाल विवाह को यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए प्रावधान बनाए गए थे और यहाँ पर लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। अभी पहले तो बाल विवाह ही हो जाता था, जैसे पैदा हुए कि वैसे उनका रिश्ता तय कर दिया जाता था। पर यहाँ पर ये जो आया था ये इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर कौन सा ऐसा केस है जहाँ पर लड़कियों की विवाह की आयु जो है वो 14 वर्ष है और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो यहाँ पर ये है शारदा एक्ट। यहाँ पर लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इससे पहले यहाँ पर विवाह नहीं करने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, फिर लड़कों की 18 कर दिए, लड़कियों की 18 कर दी गई और लड़कों की 21 कर दी गई। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है कि लड़कियों की 21 और लड़कों की धीरे से क्या है 23 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ये चीजें याद करना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर पहले क्या थी। अभी हमको हमारे माइंड में इतना था कि लड़कों की 18 होनी चाहिए और लड़कियों की 18 होनी चाहिए और लड़कों की 21 होनी चाहिए। पर ये चीज भी माइंड में रखना जरूरी है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जहां पर लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो वो हमारा एक्ट है शारदा एक्ट। ये एक केस के थ्रू किया गया था। अभी अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो वो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो कंक्लूजन हमारा बोलता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में सामाजिक और विधिक असमानता महिलाओं के जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त थी। मतलब यहाँ पर अगर देखें भारतीय आर्थिक मानसिक धार्मिक सारी कंडीशन में, कानूनी स्थिति विधि की स्थिति सारी कंडीशन में स्वतंत्रता के पूर्व जो भारत में उनकी स्थिति थी वो कैसी थी, वो हर क्षेत्र में असमानता उनको दे रखी थी। ऐसा नहीं है कि समाज में स्वतंत्रता है और विधिक क्षेत्र में असमानता है, समाज में समानता है, ऐसा नहीं था। हर कंडीशन में हर क्षेत्र में उनके साथ इनइक्वालिटी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। न तो उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया था, न तो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता थी, न ही उन्हें विधिक समानता थी और न ही समाज में उनको सम्मान माना जाता था। महिलाएं उस समय समाज की मूल प्रजा थी। मूल प्रजा थी मतलब क्या है कि यहाँ पर उनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था, उनके अधिकारों को दबाया गया था और अगर अधिकारों के लिए कोई आवाज उठाए तो वहां पर भी उसकी परमिशन नहीं थी, वहां पर उनको मौन प्रजा माना जाता था। तथापि समाज सुधारकों के इसके बाद में समाज सुधारक कुछ ऐसे फरिश्ते आए, उन्होंने उनकी कंडीशन को समझा, उनके इमोशंस को समझा और उसके बाद में उन्होंने निरंतर प्रयास किए और फिर धीरे धीरे उनके कानूनी सुधार में उनके समाज की स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ।
स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माताओं ने इन्हें ऐतिहासिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो जो हमारे समाज सुधारक थे उन्होंने इस असमानताओं को ध्यान में रखा कि महिलाओं की स्थिति कैसी है और उनके साथ कितनी असमानता बरती जा रही है। तो फिर उनके लिए हमारे संविधान में नियम बनाए गए, अनुच्छेद बनाए गए। तो जब संविधान में अनुच्छेद बनाए गए वो अनुच्छेद हमारे हैं अनुच्छेद 14, 15 और 16। ये अनुच्छेद बात करते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है। जो जैसे 14 विधि के समक्ष समानता और समानता, विधि के समक्ष समानता का अवसर की विधि के सामने सारे लोग समान होंगे। फिर भेदभाव वाली 15-16 भेदभाव वाली बात करते हैं कि किसी तरीके का लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों को, महिलाओं को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऐसा यहाँ 14, 15, 16 में ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाओं को समान माना जाए। यहाँ 14, 15, 16 बात करता है कि सारे लोगों को, अभी सारे लोगों में कौन आ गया, महिला भी आ गई और पुरुष भी आ गए। तो सारे लोगों को समानता का अधिकार यहाँ पर उनको सुनिश्चित किया गया था। यहाँ पर जो भेदभाव है इसको खत्म किया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता पूर्व भारत की सामाजिक और विधिक असमानता ने स्वतंत्र भारत में लैंगिक समानता की आवश्यकता और संवैधानिक प्रतिबद्धता की मजबूत नींव रखी। जब हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया था तो स्वतंत्र होने के बाद में जो सामाजिक और विधिक असमानता थी, इसके बाद वहां पर पहले तो क्या है, उनके लिए जो अधिकार बनाए गए, उनके लिए कुछ कानून बनाए गए महिलाओं के लिए। और यहाँ से फिर उनके दिमाग में, समाज सुधारकों के दिमाग में आया कि हमें लैंगिक समानता जो होती है इसके भी हमें आवश्यकता है। मतलब लिंग के आधार पर समानता। अभी जो पुरुषों को सब सारे अधिकार दिए जा रहे हैं वहां पर स्त्रियों को भी अधिकार देने की जरूरत है। अभी ये सारी कंडीशन कौन सी दे रखी है, ये स्वतंत्रता के पूर्व की दे रखी है। अभी आज की कंडीशन क्या बन गई है, अभी अगर इसको हम माने तो पहले तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं थे। फिर हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लिखा गया, संविधान में महिलाओं के लिए अधिकार आए, फिर कुछ वुमन स्पेसिफिक लॉ आए, फिर ऐसे चलते अभी आज की कंडीशन में सारे अधिकार जो है वो सारे के सारे महिलाओं को मिल गए हैं। मतलब सारी चीजें, अभी कानून जो है पूरा महिलाओं के पक्ष में ही आ गया है। अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब वापस ये कंडीशन, ये सोचना पड़ रहा है कि पुरुषों को भी अधिकार दिए जाए। पहले स्वतंत्रता के पूर्व ये कंडीशन थी कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे, सारे के सारे पुरुषों को अधिकार थे। और आज की कंडीशन ऐसी आ गई है कि सारे अधिकार अब महिलाओं को मिल गए हैं और पुरुषों के अधिकार खत्म हो गए हैं बहुत सारे। इस वजह से उनके साथ में क्या हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अभी आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि हमें लैंगिक समानता जो है इस पर फोकस करने की जरूरत हो गई है, जिसको बोलते हैं ना, अभी एक पॉपुलर टॉपिक चल रहा है जेंडर न्यूट्रल लॉ, कि हमारे इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉ बनने चाहिए। मतलब कि जेंडर स्पेसिफिक जो होते हैं ना, कि एक वुमन के लिए स्पेसिफिक लॉ बना दिए गए, पुरुषों के लिए स्पेसिफिक लॉ बना दिए गए। तो ऐसा न होकर जेंडर न्यूट्रल, मतलब सारे लोगों के लिए समान जो अधिकार है वो होने चाहिए, समान कानून होना चाहिए। ये अभी हमारी आज की परिस्थिति बन गई है। तो यहाँ पर लैंगिक समानता की आवश्यकता जो है यहाँ पर आज हमें दिखाई देती है कि जो दोनों जो लिंग है, लिंग के आधार पर समानता मिलनी चाहिए, ना कि ये हो कि पुरुष है तो उसके लिए कुछ अलग और महिलाएं हैं कुछ अलग। आपने तो अभी आज की कंडीशन क्या हो गई है कि आज हमारे भारत में जेंडर न्यूट्रल लॉस की जरूरत है। आज हम देखते हैं जो मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं, दहेज प्रथा वाला, ये तलाक के केसेस चलते हैं, महिलाएं जो है 498 जो क्रूएल्टी वाला सेक्शन है, क्रूरता है, ये सारे मेंटेनेंस वाली चीजें हैं कि पुरुषों के खिलाफ केस कर देती है। अभी पुरुष को क्या है, मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, भले ही मतलब जो केस चलेगा उसके बाद क्लियर होगा कि महिला गलत थी, पर महिला गलत थी ये लास्ट में क्लियर होगा। पर जब उसका जो टेम्पररी मेंटेनेंस जो होता है, परमानेंट एलिमनी तो लास्ट में मिलती है, पर इसके बीच में कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि अभी महिला अलग हो गई है पति से, तो उसको उसके जीवन निर्वाह की जरूरत है। अभी वो उसका जीवन निर्वाह करने के लिए उसको पेमेंट चाहिए, तो वहां पर अगर पुरुष सही भी हो फिर भी उसको पेमेंट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए आज, और इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है,
इसलिए आज की कंडीशन में क्या बनाने की जरूरत है, जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने की जरूरत है। मतलब लिंग के आधार पर जो समानता दी जानी चाहिए वो यहाँ पर आज जरूरत हो गई है कि जो लिंग स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक है कि महिलाओं के लिए ज्यादा अधिकार या पुरुषों के लिए कम अधिकार, या पुरुषों के लिए ज्यादा अधिकार महिलाओं के लिए कम अधिकार, तो ऐसे जेंडर स्पेसिफिक लॉ जो है इनको खत्म करने की जरूरत है। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान मानने की आवश्यकता आज पड़ गई है। यह अभी जो कोर्ट जाता होगा ये कंडीशन देख भी रहा होगा। तो अभी जो जरूरत है वो है जेंडर न्यूट्रल लॉ की। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बाद जो हमारा शुरू होता है ये जो अभी ये चीजें अभी हमने देख ली, शिक्षा में असमानता, विवाह और परिवार व्यवस्था। जो पहले की कंडीशन क्या थी, पितृसत्तात्मक समाज थे। तो ये हमारा जो यूनिट 1 था, यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक था कि महिलाओं की जो सामाजिक और विधिक असमानता है उसके लिए क्या प्रोविजन दे रखे हैं, क्या चीजें, क्या बातें दे रखी है, ये अभी हमने पढ़ लिया है। अभी हम जो सेकंड टॉपिक है इसको शुरू करेंगे। इसमें जो है कि और क्या सोशल रिफॉर्म महिलाओं के लिए किए गए, महिलाओं के लिए ये जो समाज सुधारक है इन्होंने क्या आंदोलन किए थे, जैसे ये चीजें अभी बाकी है, वुड डिस्पैच, ये सारी चीजें बाकी है, हंटर कमीशन, तो इनमें कराची अधिवेशन जो हुआ था उसमें महिलाओं के लिए क्या किया गया। तो ये सारी चीजें अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इतना सब कुछ। ओके। ओके।